हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञों ने एआई और अध्यात्म के संगम पर गहनता से चर्चा की। इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्ति सुखिति, सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से एआई का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता आए और उसकी भागीदारी हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत की आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा और हम सब मिलकर अच्छी चर्चा, मंथन, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा, संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए एआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव हो, सबके स्वस्थ की भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो वो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम एआई के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा, आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है, वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूं पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है।
जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है। तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा जितना कभी नहीं किया था। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों की बातों को आपने सुना कि किस प्रकार से सम्मेलन में देश विदेश में जो एआई टेक्नोलॉजी है उससे किस तरीके से विकास किया जा सके। ये प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ शामिल हुए। एआई और अध्यात्म के संगम पर गहनता से चर्चा की गई। नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की रात सहस्त्रधारा इलाके में अतिवृष्टि ने आसपास के इलाकों की तस्वीरें बदल कर रख दी। देहरादून से होकर बहने वाली छोटी बड़ी नदियों में उफान है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव हो और भू कटाव न हो ऐसा नहीं हो सकता। तस्वीरें बेहद डरावनी सामने आ रही है। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राहत बचाव कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन उफनती नदियों की डरावनी तस्वीरें चिंता का विषय है। डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ों की नहीं बल्कि राजधानी देहरादून की है, जहां देर रात कारलीगढ़ सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। सामने आई है तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। रात में हुई अतिवृष्टि के बाद सुबह होते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड को डीएल रोड से जोड़ने वाले ऋषि नगर पुल पर भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण सड़क का पुश्ता टूट गया, जबकि रिस्पना नदी के उफान में
ऋषि नगर पुल पर आसपास तबाही मचा दी। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के चलते भयंकर जल प्रलय आ गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की सड़क बह जाने से देहरादून का पछवादून क्षेत्र संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यातायात रूट डाइवर्ट किया गया है। विकासनगर जाने वाले सभी वाहनों को शिमला बाईपास से भेजा जा रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर एक मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। प्रेमनगर के ठाकुरपुर में एक व्यक्ति शौच करने नदी में गया था। वेरन अचानक जलस्तर बढ़ गया और नदी में ही फंस गया, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। काफी देर बाद एनडीआरएफ की टीम आई और उसको रेस्क्यू किया गया। इधर विकासनगर की आसन नदी की चपेट में 12 लोग बह गए, जिसमें 3 लोगों की तो मौत की खबर है, जबकि 5 को रेस्क्यू किया गया है। 4 लोग अभी भी लापता हैं। नदियों के रौद्र रूप को देखकर लोगों में बहका माहौल है। देहरादून से होकर बहने वाली छोटी बड़ी नदियों में उफान है। देहरादून के अलग अलग इलाकों में कई लोगों की मौतों की खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अभी जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे कितना कुछ नंबर की कितनी संख्या में। 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कैजुअल्टी हो गई। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें मकान दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात, बड़ी मुश्किल से। देखिए, रात से लगातार बरसात जारी है और आपने देखा है कि देहरादून में कई स्थानों पर भारी बरसात हुई है, जिसमें बेसिक रूप से सहस्त्रधारा के आसपास का एरिया, मसूरी के आसपास का एरिया, मालदेवता के आसपास का एरिया बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कई जगह जल भराव हुआ है, वैली ब्रिज बह गया है, रास्ते कटे हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं, कुछ छोटे मोटे मकान टूटे हैं और काफ़ी लोगों को लगभग 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2-3 लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में भी रात से ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तक पानी पहुंच चुका है।
इसके आसपास की दुकानें भी जलमग्न हो गई और दुकानदारों का सारा सामान खराब हो गया है। इस दौरान यातायात भी बाधित हुआ। चंद्रभागा नदी में कई लोग फंस चुके हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वहीं नदी में फंसे कई वाहनों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस वक्त में नटराज चौक के समीप ढालवाला पुल पर मौजूद हूँ और ढालवाला पुल के नीचे जो चंद्रभागा कभी सुखी नदी कहलाती थी, आज उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो चंद्रभागा नदी है उसका रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके आसपास जितनी भी दुकानें थी वो भी चपेटे में आ गई और दुकान का सारा सामान खाक हो गया। जी हाँ, एसडीआरएफ भी लगातार रात से ही बनी हुई है और वाहनों को और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर रही है। देखो जी, नुकसान एटा क्रय केंद्र समय से न खुलने पर आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा काटा। टीएपी लेने पहुंचे किसानों ने खाद न मिलने पर 5 पल्ली लगाकर अलीगंज एटा रोड पर जाम कर दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंचे एआर कॉर्पोरेटिव, नायब तहसीलदार और कोतवाली नगर पुलिस ने आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। मुझे बताओ, प्रताप से आए थे करतला चौराहे से कितनी देर से लगी हो लाइन में? 6 बजे के लिए। सुबह 6 बजे से। और जी बताओ, अबे जाम लगाओ। लगाओ। हाँ। अच्छा, तो कितने दिन से आ रही हो? अच्छा, ठीक है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन, हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, टीएपी खाद न मिलने पर किसान काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला उन्हें समझाना बुझाने की तैयारी में है, लेकिन क्या किसानों का आक्रोश शांत हो गया है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो अलीगंज रोड का है, जहाँ सुबह से लाइन में खड़े जब उन्हें खाद नहीं मिली तो वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद उन्होंने रोड पर जाम लगा दिया। वहीं वो प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सूचना पर नायब तहसीलदार, एआर कोऑपरेटिव और कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची। उसने काफी उन्हें समझाया बुझाया, काफी देर वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद क्रय केंद्र को खुलवाया गया। उसके बाद लाइन से सुचारू रूप से जो टीएपी थी वो वितरण करना शुरू कर दी, जिसके बाद किसान थोड़ा शांत तो हुए, लेकिन किसानों का जो उग्र प्रदर्शन था वो कम नहीं हुआ। वो नारेबाजी फिर भी करते रहे और उसके बाद जो प्रशासन पहुंचा था, प्रशासन ने उन्हें समय से खाद मिलने की उनसे जो कहा है कि हम इस बात को पहले देखेंगे और जो भी इसमें गलत है, यानी जिन अधिकारी की वजह से ये चीज समस्या आ रही है, उन पर कार्रवाई भी करेंगे। जी, लेकिन समय रहते टीएपी किसानों को उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ये कारणों को भी स्पष्ट किया गया है? जी, जो किसान है वो किसान लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हैं, वो कालाबाजारी भी करवा रहे हैं और जो उनके मिलने वाले हैं उन्हें समय से खाद पीछे के जो गेट है उन गेटों से प्रदान की जाती है। और इसको लेकर काफी बार यहाँ आंदोलन भी हुआ है। किसान संगठन है वो भी इन लोगों के साथ आए, किसानों के साथ, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ज्यादा उसे मामले को संज्ञान नहीं लेते, मौके पे पहुंचते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं और उसका कार्रवाई कहने की बात करके चले जाते हैं। जी, तो वही विपिन, ये मामला अब इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि किसान जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कई हद तक सत्यता जरूर है, क्योंकि यहाँ पर किसान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसके चलते क्या किसानों को ही समझाया बुझाया जाएगा या फिर जिम्मेदारों पर भी यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं उन्होंने किसानों को भी समझाया है और उसके बाद उन्होंने उनसे वादा किया है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये कमियां आ रही हैं, क्योंकि डीएपी जो बताई जा रही है वो ये बता रहे हैं कि जिले में भरपूर है और भरपूर होने के बाद भी किसानों को नहीं मिल पा रही है और इसको लेकर कहा है कि अगर जो किसानों को समस्या पैदा हो रही है और जो अधिकारी इस चीज में लिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। विपिन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।